हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्य पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था और वेक्टर का हमने लेक्चर नंबर 13 देखा था, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन उसके बाद वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का नोटेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर और फिर एडिशन ऑफ वेक्टर, इतना हम लोग कर चुके थे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं, स्टूडेंट की मनोदशा अगर आपको बताऊं तो ये होती है कि स्टूडेंट्स ना, थ्योरी तो आपके पास हर बुक में अवेलेबल होती है, न्यूमेरिकल भी इवन हर बुक में होते हैं, बट एक्चुअल में आप जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकल में। जो चीज आपको पढ़ाई जाती है उसको आपको इंप्लीमेंटेशन भी आना चाहिए न्यूमेरिकल में। तो ये जो सेशन है लेक्चर नंबर 14 आपका स्पेशली डेडिकेटेड होने वाला है टू दी न्यूमेरिकल्स ऑफ दी वेक्टर। अब हमने जितना अभी तक पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट को और ऐड करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में हमने काफी सारे न्यूमेरिकल लिए हुए हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने अलग अलग वेराइटी के न्यूमेरिकल लिए हैं ताकि आप जब इनको सॉल्व करें तो आपको वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व होने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं हम यहां से, जो आपका कहलाता है रिजोल्यूशन। क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन क्या है इसको समझें तो रिजोल्यूशन का मतलब यहां पर यह है कि हमें घटकों में तोड़ देना है, हमें उसको डिवाइड कर देना है ना। और जब हम रिजोल्व करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को तो वो जनरली हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में करते हैं। किस में करते हैं? एक्स और वाई डायरेक्शन। अब केवल एक्स वाई में, क्या जेड में नहीं? तो हां, हम लोग यहां पर रिजोल्यूशन जो करते हैं वो दो तरीके से करेंगे। पहला रिजोल्यूशन जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये 2 डायमेंशनल होने वाला है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि आपको जो रिजोल्व करना है वेक्टर, आइदर आप एक्स में करिए या वाई में करिए, ठीक है। दूसरा जो रिजोल्यूशन है वो किस तरीके से करेंगे, उसमें आप 3 एक्सिस पे अलग अलग, एक्स में भी कर सकते हैं, वाई में भी कर सकते हैं और जेड में भी रिजोल्व कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से 2 अलग अलग रिजोल्यूशन हम यहां देखने वाले हैं। फिलहाल में ये आपका 2 डायमेंशन है और फिर इसके बाद आप जब देखेंगे तो आपको अगले पॉइंट में 3 डायमेंशन वाला भी दिखेगा, ठीक है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम लोग 2 डायमेंशन का रिजोल्यूशन, ठीक है। अब 2 डायमेंशन का रिजोल्यूशन कैसे होगा, तो एक यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और अच्छा बना देता हूं फिलहाल में। है ना, इनको, ताकि आप इसको देख पाए क्लियरली। ठीक है, देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक हमारा वेक्टर है जिसको हमने बोला पी वेक्टर। हमने इसे क्या कह दिया? पी वेक्टर कह दिया, ठीक। या इसको पी वेक्टर ना कह के हम लोगों ने वेक्टर जो लिया है वो लिया है ए वेक्टर। कौन सा लिया है? ए वेक्टर। ए वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से। ए वेक्टर जो है ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है। अगला हम यहां पर देख रहे हैं हमारा जो वेक्टर है वो कौन सा है, तो वो एक वेक्टर आपको ये दिखाई दे रहा है वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। यहां पर हम समझते हैं, मैं इसको डायरेक्टली अलग से बनाकर बताता हूं आपको हमने किस तरीके से सॉल्व किया। देखिए, एक आपका ये एक्स एक्सिस होगा, ये आपका क्या होता है? एक्स एक्सिस, ठीक। ये आपका क्या होता है? वाई एक्सिस। जनरली हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ये आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो है ये वेक्टर, ठीक। इसको हमने दिया है ये ए वेक्टर है। क्या है ये? ए वेक्टर, ठीक। और ये जो ए वेक्टर है, एक तरीके से ये जो ए सदिश है ना, ये रिजल्टेंट है। ये क्या है? रिजल्टेंट है एक्स और वाई का, ठीक है। अब आपने माना कि इसके ए वेक्टर का जो कोण है, एंगल जो है वो एक्स के साथ में थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? एक्स के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तब आप क्या करेंगे, आपको इस एक ए वेक्टर को एक्स में और वाई में डिवाइड करना है। तो इस डायरेक्शन में जो जाएगा वो जाएगा ए एक्स। क्या होगा? ये ए एक्स होगा। और y डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ए वाई, ठीक है। y डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो आपको यहां पर भी क्या दिखाई देगा? ए वाई। ये आपका ए वाई हो गया, ठीक है। अब ये ए एक्स और ए वाई क्या है? ये आपके कंपोनेंट हैं। ये आपके कंपोनेंट है जो आपने रिजॉल्व किया है
ए वेक्टर जो था उसका एक एक्स एक्सिस आपने मतलब एक्स कंपोनेंट बना दिया और एक वाई कंपोनेंट बना दिया। ये आपको करना है, ठीक है। तब इसको कैसे करेंगे, तो इसको पहले मैं आपको अलग से समझाता हूं, फिर वापस इस पर आऊंगा, समझिएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करें, आप अपने पास ये रखें, आपने कोऑर्डिनेट बनाया, आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाया, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गई। रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम देख रहे थे तो हमें कौन सा मिल रहा था, ये हमारा वेक्टर जो था ये रिजल्टेंट वेक्टर था। इसका एंगल जो बना हुआ है रिजल्टेंट या परिणामी का एंगल जो बना हुआ है एक्स के साथ में, वो हमने माना है एक्स है, थीटा है, ठीक है। अब हमें बताना था एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमने कहा कि इसका ए एक्स वाला फंडा आएगा, कौन सा आएगा, ए एक्स डायरेक्शन आएगी। और अगर वाई डायरेक्शन में देखें तो ए वाई आएगी, इसकी बात हम कर चुके हैं। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूं, देखो कैसे बताएंगे। जब भी कोई रिजल्टेंट दिया होता है, जब कोई रिजल्टेंट दिया होता है तो जिसके साथ में वो थीटा बनाता है कोण, ये वाला हमेशा ए कॉस थीटा मतलब कॉस वाला फैक्टर हो जाता है। कौन सा हो जाता है, कॉस वाला फैक्टर हो जाता है। और ये जो आपका होगा, एक सेकेंड है ना, ये कॉस फैक्टर ऐसे होगा कि आप इसको क्या लिख पाएंगे, आप इसको लिखेंगे ए यहां पर जो आपका वेक्टर था वो और कॉस थीटा, ए और कॉस थीटा, समझ गए बात, है ना। और जो y वाला है आपका, कौन सा वाला है, y वाला, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे a sin थीटा, ठीक। अब ये कैसे लिख दिया, इसका मैं आपको पहले सॉल्यूशन समझा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले यहां पे समझो, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास क्या है, यहां पर एक ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपके पास ये है बेस, है ना, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। अगर ये एंगल थीटा होता, ये एंगल अगर थीटा होता और मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं, समझ गए, ये इस तरीके से, और इसको मैं बोल देता हूं कि ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक। इसको मैंने कह दिया इट इज ए वाई, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ए एक्स। तो ये सब ए बी सी डी ना लिखते हुए क्या मैं इस डायरेक्टली आपको ऐसे बता सकता हूं, देखिएगा एक बार, अच्छा देखिएगा, है ना, ये एंगल थीटा एंगल, ये आपने माना ये हमारा रिजल्टेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट। तो इसका एक ये हो जाएगा, और अच्छा और अच्छे से बना के बताता हूं, रुको, ये वाला डायग्राम भी छोड़िए आप, आपको लगेगा कि ये वाला डायग्राम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम फिर से लेते हैं एक डायग्राम। ठीक है, 1 सेकेंड, है ना, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इसको देखिए, है ना, इससे समझ में अच्छे से आएगा। ये आप ले लीजिए एंगल थीटा, ये क्या ले लीजिए, एंगल थीटा, ये आपका परिणामी हो गया, मतलब रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। मैं इसके जैसा बनाना चाह रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या ए वाला एक्स वाला एंगल हो जाएगा, तो ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स डायरेक्शन। और इस वाले वेक्टर को, इस वाले वाई वेक्टर को क्या मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं, आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, वेक्टर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ए वाई, ठीक। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं, ये मेरा ए है, ये क्या है, ए है, मुझे ए एक्स और ए वाई चाहिए, मुझे यहां पर भी क्या चाहिए था, ए एक्स और ए वाई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, पहले साइन थीटा निकालता हूं, क्या निकालूंगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आप सभी को पता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, ये एंगल इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर, प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, त्रिकोणमिति जहां पढ़ा है वहां ये सब बताया हुआ कैसे निकालते हैं। डिवाइडेड बाय आपका हो गया ये ए। तो क्या मैं ए वाई बराबर ए साइन थीटा लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी जगह पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए इसी जगह पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग कॉस थीटा को, कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है ए एक्स, हाइपोटेन्यूस कितना है ए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि ए एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। बड़ा आसान होता है देखो लिखना। अब आपको शायद ये बात समझ में अगर आ गई होगी तो जरा ध्यान से इसको देखिए, ये आपने अगर समझ लिया है, ठीक है, ये अगर आपने समझ लिया तो जरा ध्यान से इधर देखिए, क्या हमने वही लिखा था, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। तो लिखना कैसे है, अब ये लिखने का मैं आपको तरीका समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से।
मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। अगर मुझे कोई कहता है कि ये है 5, कितना है 5 या 50 मान लीजिए 50, और यहां पर एक एंगल दिया है थीटा, थीटा बराबर मुझे दिया है 30, कितना दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री दिया। मुझे कोई बोल रहा है कि ये 50 जो है ना, कोई भी यूनिट हो सकती है, 50 यूनिट्स हो सकती है ये, तो इसको आप डिवाइड करिए x और y में। तो देखो y इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। x कौन सा हो गया ये, तो मैं x वाले के साथ में एंगल बना हुआ है, कोण x के साथ में अगर एंगल बना हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा 50 cos 30। जिसके साथ एंगल होता है, जिसके साथ एंगल होता है वो cos आता है। देखो यहां भी हमने वही किया, x के साथ में, इस x के साथ में एंगल बना हुआ था, इस x के साथ में एंगल होने की वजह से हमने इसको ax लिखा और ये a cos 30 हो गया, a cos थीटा हुआ। और जिसके साथ में एंगल नहीं होता 90 डिग्री पे, उसको हम लिखते हैं साइन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो होगा y कितना हो जाएगा 50 sin 30। आ गई बात समझ में, इजी है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो ये 50 बना हुआ है ये एंगल 30 बना है x के साथ में, तो हमने ax को किस तरीके से लिखा, वो लिखा a cos थीटा, जो हम यहां भी लिखते आए थे। कैसे आता है मैंने आपको यहां से समझा दिया कि इसको a cos थीटा आप कैसे लिख सकते हैं। ये ay जो आपका आया y डायरेक्शन में, ये साइन कैसे आता है ये आपको बता दिया साइन, और हमने लिख दिया इतना। तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो cos 30 कितना हो जाता है, तो हो जाता है √3/2, और इसकी वजह से हो जाएगा आपका 25/√3, ठीक, यूनिट्स, ठीक। अगर इसके लिए निकालोगे तो साइन 30 कितना होता है, वो होता है 1/2, इसका मतलब ये 1/2 हो गया, तो हो जाएगा 25 यूनिट्स। समझ गए, y डायरेक्शन में 25 यूनिट है, x डायरेक्शन में 25√3 यूनिट है। इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट में रिजॉल्व करना है, मतलब आपको x और y में करना है, तो ये वाला फंडा होता है। क्या याद रखेंगे, जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो वाला x आएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना वो y। यहां पर एंगल x के साथ बना था तो x में cos आया, और जिसमें एंगल नहीं बना मतलब y में नहीं बना तो वहां पर sin आता है, ठीक। ये आप इतनी सी बात याद रख लें। तो ये आपका ये जो 2D वाला मामला है, ये 2D वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहां पर भी वही लिखा है कि a जो है, a एक वेक्टर है जो थीटा एंगल बनाता है x के साथ में, हमने दिया हुआ है। अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्षैतिज घटक देखें, क्षैतिज कौन सा, x वाला, तो वो a cos थीटा होगा। अगर हम इसका वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर देखें तो वो a sin थीटा होगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले लिखना सिखा दिया, मैं बता देता हूं अभी, और एक थीटा कितना होगा तो वो निकालते हैं। चलिए तो समझते हैं। अब यहां से और थोड़ा समझें अगर हम, कि हमें अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है, यहां पर आपका दिया हुआ है ax, और यहां पर आपको दिया हुआ है ay, और ये आपका क्या है, ये आपका रिजल्टेंट है a, जहां पर एंगल थीटा है, ये हो जाएगा आपका a cos थीटा। अब ये लिखते आ जाना चाहिए डायरेक्ट, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है। अब आपको यहां पर दो बातें बताना है कि आप जो ये a है ना, इसका रिजल्टेंट लिखिए। क्या लिखिए, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को आप क्या मॉड करके लिख सकते हैं, है ना, या इसको आप समझ लीजिए a का परिणामी। क्या लिखना है आपको, a का परिणामी, रिजल्टेंट, है ना। इसको आप क्या कहेंगे कि ये रिजल्टेंट ऑफ a है, रिजल्टेंट ऑफ a। कैसे लिखेंगे, ध्यान से वर्ड ध्यान रखने, परिणामी, रिजल्टेंट, ये वर्ड याद रखना है ना। कैसे लिखोगे, अगर आपको रिजल्टेंट लिखना है तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका रिजल्टेंट होगा ax और ay, ax और ay, ठीक है। अब ये दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं, किस पे लग रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे जब परिणामी निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, ठीक है। तो रिजल्टेंट नहीं, आपको यहाँ पे निकालना परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, रूट ओवर करके। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, क्योंकि पूरा परिणामी क्या होता है, अगर मुझे एफ नेट निकालना होता किसी कोण पर तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता f1 स्क्वायर, है ना। परिणामी का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, याद रखना है आपको, 2f1 f2 इंटू कॉस थीटा, यही लिखते हैं हम, है ना। अब यहां पर क्या है, जो थीटा है ax और ay के बीच में जो थीटा है ना, वो कितना है, तो वो है 90 डिग्री। ax और ay के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। और अगर 90 होगा तो cos क्या बन जाएगा, 90, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। मतलब ये वाली पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास इस तरीके से तो केवल एफ नेट बराबर कितना बचता, हमारे पास बचता f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर।
और यहां पर भी हमने वही किया। देखो ax और ay, ax इस डायरेक्शन में है, ay 90 डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट ओवर निकलेगा। ठीक, अभी न्यूमेरिकल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। अगर मुझे कोण भी चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो है कितने पे परिणामी जा रहा है, टेन थीटा, तो टेन थीटा निकालोगे तो जरा ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, ये आपका x है, ये x वाली डायरेक्शन है। क्या इस y को मैं इधर ले आ सकता हूं, तो यहां हो जाएगा, ये हो गया आपका ay, ठीक, और ये क्या हो गया आपका ax। तो आप टेन थीटा क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। परपेंडिकुलर है आपका ay और बेस कितना है ax। इस पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड आता है आगे, ठीक है, हम देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है थीटा। थीटा क्या है, x के साथ में परिणामी का एंगल, कोण, रिजल्टेंट और x के बीच में जो कोण बना वो है ये थीटा। ठीक, कोई अगर मुझे इधर से पूछ लेता, ध्यान से देखिए, यहां से अगर पूछ लेता, ठीक, तो मैं कैसे लिखता, मैं लिखता टेन बीटा, क्या लिखता, टेन बीटा बराबर, इस बार मुझे देखना पड़ता कि ay तो ये है, लेकिन ax अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा ax। टेन बीटा कितना, टेन बीटा कितना, ये वाला एंगल निकालना है, तो आपका ये दोनों चीजें देखोगे ना, ये आपका परपेंडिकुलर ax और बेस कितना ay, तो टेन बीटा होता ax बाई ay। समझ आ गई, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ये थीटा ये बीटा, है ना, समझ गए। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब मान लीजिए 2D की बजाय आपको 3 डायमेंशनल में बनाना है। किस में बनाना है, 3 डायमेंशनल में। तो जनरली ये चीज आती बहुत कम है पेपर में, पर अगर कहीं गलती से आ जाए उसके लिए है, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखिए, आपका ये क्या हो गया, ये y हो गया, अरे ये आपका हो गया y एक्सिस लिखा हुआ, भी ये y ले लिया, मान लिया आपने, ये आपने x ले लिया है और ये आपने z ले लिया है, और जो आपका रिजल्टेंट है, मतलब a जो वेक्टर है एक्चुअल में वो कौन सा है, वो ये वाला जो हमने अभी बनाया, ये a वेक्टर है। अब आपको इसका a का x वाला कंपोनेंट, y वाला कंपोनेंट और z वाला कंपोनेंट बताना है। तो y में कितना जाएगा ay, x में कितना जाएगा ax, z में कितना जाएगा तो az, ठीक है। ये आपने क्या लिख दिया az, यहां पर आपने लिख दिया y डायरेक्शन थी तो ay, और ये x थी इसलिए ax। आपने बोला x के साथ में जो कोण बना रहा है रिजल्टेंट वो अल्फा है, y के साथ में जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो बीटा है, और z के साथ में जो बना रहा है वो गामा। ये आपने इससे निकाल लिया। अब आपको यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखना है, और वो फॉर्मूले क्या है वो देख लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर मुझे एक सेकेंड, ठीक, अगर मुझे निकालना है अल्फा, क्या निकालना है अल्फा, तो मैं कॉस अल्फा लिखूंगा, क्या लिखूंगा कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा कितना, तो कॉस अल्फा को लिखने का तरीका मैं बताता हूं आपको, अल्फा वाला कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट। अल्फा वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये ax है, अल्फा x से बना हुआ तो यहां पर ax। बीटा की बात करें कॉस बीटा, तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा, तो जो y वाला कंपोनेंट होगा डिवाइडेड बाय a, मतलब y वाला घटक ले लो, ये y वाला घटक, और उससे डिवाइड में इसको कर दो। अगर आपको यहां पर गामा निकालना है तो आप लिखेंगे कॉस गामा, वो कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे az डिवाइडेड बाई a, az डिवाइडेड बाई a। समझ में आई है बात, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का अगर रिलेशन निकाल के देखें तो मैं आपको, ये जो आपने a लिखा है नीचे a, व्हाट इज दिस a, एक्चुअल में ऐसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इसको हम लिखते हैं मॉड a, ये परिमाण है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने का तरीका होता है रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर कर दो, है ना, x वाले कंपोनेंट का, फिर क्या कर दो y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, फिर क्या कर दो तो z वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, आपके पास परिणामी आ जाता है। तो ये जो नीचे a दिखाई दे रहे हैं आपको, ये a दिखाई दे रहे हैं, ये a एक्चुअल में ये है, समझ गए, परिमाण है। a का मतलब सदिश वाला चैप्टर जब पढ़ रहे हो, वेक्टर वाला चैप्टर जब पढ़ रहे हो, तो a का मतलब मैग्नीट्यूड, a का मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाला जाता। और इसका एक रिलेशन है कि अगर आपने अल्फा बीटा गामा के कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द अल्फा बीटा गामा एंगल मेड फ्रॉम x y एंड z, कोसाइन ऑफ दैट एंगल
इज इक्वल्स टू 1, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ दैट एंगल इज 1। ये स्क्वायर भी होना चाहिए, कोसाइन भी होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा तीनों का सम 1 होता है। ठीक है, बढ़े आगे, है ना, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, क्योंकि अब सारे न्यूमेरिकल आएंगे। क्या आएंगे? न्यूमेरिकल। हमने जो पढ़ा वो पढ़ लिया, अब हमें इनको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं। चलो एक मिनट, इसको रहने देता हूं मैं, है ना। वो ए जो है वो आपको याद रखना है, ए कितना होता है तो इतना होता है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बड़ा आसान है। आपके पास दो वेक्टर दिए, ये वेक्टर बने हुए हैं ना, एक्चुअल में क्या है, डार्क बोल्ड लेटर में लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, मैं आपको इसको न्यूमेरिकल में करके बता दूंगा, वेक्टर जोड़ के बता दूंगा, वेक्टर माइनस करके भी बता दूंगा। वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन अभी हम करेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे न्यूमेरिकल्स पे। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स इफ देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। आपको बोल रहा है कि दो बल हैं, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल हैं, और ये दोनों कहीं लग रहे हैं, उनका परिणामी 4 न्यूटन है। तो उन दोनों के मध्य बल ज्ञात कीजिए, मतलब कितना टोटल फोर्स लग रहा होगा, तभी रिजल्टेंट 3 आया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है आपका 2 न्यूटन। क्या है ये? 2 न्यूटन। ये कितना है? ये आपने मान लिया ये हो गया 3 न्यूटन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया? तो वो आया 4 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज फोर्स, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ। निकालो, निकालते हैं। तो उसने परिणामी हमको डायरेक्ट दिया है, रिजल्टेंट हमें डायरेक्ट दिया है। जब रिजल्टेंट दे दिया होता है तो हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, परिणामी वाला फॉर्मूला क्या है? आर बराबर रूट ओवर, अगर दो फोर्स है तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, फोर्स 1 का स्क्वायर प्लस फोर्स 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स 1 फोर्स 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस बार उसने हमें बोल दिया कि ये जो ये आर है ये कितना है? ये 4 है, और इधर आपका क्या आ जाएगा? तो ये पहला कितना फोर्स है? 2 न्यूटन का बल है, फिर कितने का है? 3 न्यूटन का बल है, प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते ताकि ये रूट हट जाए, तो इधर आ जाएगा 4 चौक 16, और ये दोनों 2 दूना 4 प्लस ये 9 और प्लस 2 दूना 4 तिया 12 कॉस थीटा। समझ में आई? तो अब इसको सॉल्व करोगे, 4 भी इधर गया तो ये बचा 12, और ये इधर गया तो बचा 3। ठीक है, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बराबर 12 कॉस थीटा। अब इससे आप कट करेंगे तो 3 चौक 12, तो कॉस थीटा जो आएगा, कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा 1/4। देखो 3 चौक 12 करोगे तो इधर क्या है? 1/4। तो क्या मैं बोल सकता हूं थीटा बराबर जो आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स 1/4। यही आपका आंसर है। समझ गए? आपको जो निकालने को बोला था वो एंगल निकालने को बोला था। क्या निकालने को बोला था? एंगल। आप परिणामी का कैसे फॉर्मूला लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? 4 न्यूटन। अगर रिजल्टेंट 4 न्यूटन है तो आप आंसर निकाल दीजिए, 4 न्यूटन वाला फॉर्मूला लगा दो, आसान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है, एट व्हाट एंगल डू दी टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एक्ट्स सो दैट द रिजल्टेंट इज 3P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उसने कहा कि दो बल दिए हुए हैं P प्लस क्यू और P माइनस क्यू, इनको हम किस कोण पर लगाएं कि इनका रिजल्टेंट जो है वो इतना आ जाए। फिर से क्वेश्चन जो है वो रिजल्टेंट पे बेस्ड है। किस पे? रिजल्टेंट या परिणामी पे। तो परिणामी कैसे लिखते हैं? चलो परिणामी का फॉर्मूला लिखो। परिणामी का फॉर्मूला होता है R बराबर, अभी आपने लिखा था, रूट ओवर F1 स्क्वायर, मतलब फोर्स अगर है तो, है ना, ये F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 इंटू कॉस थीटा। यहां पर भी क्या हमसे कोण पूछा गया है? क्या यहां पर भी हमसे क्या पूछा गया है कि कोण बताओ? तो एंगल नहीं पता है हमें। उसने कहा रिजल्टेंट कितना हो जाता है? उसने हमें डायरेक्टली बोल दिया कि भाई साहब रिजल्टेंट जो है वो हो जाता है रूट ओवर 3P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? जो अभी हमने देखा, पहला फोर्स कौन सा है? P प्लस क्यू। देखो जरा ध्यान से, उसने बोला कि दी टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। हिंदी में भी लिखा है दो बल P प्लस क्यू और P माइनस क्यू। तो यहां लिखो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है।
अब जरा दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या ऐसा हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी रूट है यहाँ पर भी रूट है। ये कितना बनेगा, ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू, फिर से पी स्क्वायर, इसका ओपन करो, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, इसको ओपन करोगे तो देखो ये p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर तो कर ही दिया है हमने, तो ये रूट, ये वाला रूट इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो कितनी बार p दिया है, कितनी बार i r क्या क्या दिया है उनको देख लेते हैं। एक हो गया p, एक, और ये 2, ठीक, ये 2 इधर आएंगे तो इसको कर देंगे कैंसिल आउट, यहां पे बचेगा केवल p स्क्वायर, यहां क्या बचेगा p स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहां पर एक क्यू स्क्वायर है, एक ये क्यू है, एक ये क्यू है, तो इससे ये वाला क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर एक क्यू बचेगा, मतलब ये बच रहा है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये क्यू कहां से आया, ये वाला है। अब और क्या कैंसिल आउट हो रहा, 2pq प्लस का, ये 2pq माइनस का, ये कितना है, ये लिखा है ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो ये भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिखा, ये भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा है केवल, आपके पास केवल बचा है इधर की साइड 1, इधर की साइड 2, और यहां पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया 1/2। अच्छा 1/2 कितना होता है, कॉस थीटा में अगर देखें तो 1/2 कितना होता है, वो होता है कॉस 60, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर जो आपके पास आया वो कितना आया 60 डिग्री। मतलब अगर P प्लस क्यू और P माइनस क्यू इन दोनों का एंगल देखना है और रिजल्ट ये आए, कितना आए रिजल्टेंट, ये आए, समझ गए, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये आपका थीटा बराबर 60 डिग्री पे लगेंगे तब ये आंसर आएगा। समझ गए बात, ठीक। शायद अब आपको ये क्लियर होगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है वही आपको करना होता है, उसी को आपको लिखना होता है, तो हमने लिख दिया, और जैसा उसने बोला रिजल्टेंट की बात की तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लिया, वो रिजल्टेंट की जगह कुछ और बोलता है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते, राइट। चलिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं, है ना, वहां से देख लीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज 14 डायन, ठीक है, डाइन, फाइंड द ईच फोर्स। यदि दो समान एक बल एक दूसरे से लंबवत लगते हैं और उनका परिणामी 14 डाइन है तो प्रत्येक बल ज्ञात करें। वो बोलना चाह रहा है कि दो फोर्स हैं और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे लगते हैं, है ना, ये भी आपका F है, और दोनों फोर्स जो हैं वो क्वांटिटी में कैसे हैं, बराबर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो आ रहा है 14 डाइन, ठीक है। चलो करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगेन आपको पता है, अगर दोनों बल बराबर है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, F1 प्लस F2 प्लस ट्वाइस ऑफ F इंटू कॉस थीटा। रिजल्टेंट कितना दिया है 14, रिजल्टेंट उसने कितना दिया 14, ये आपका हो गया 14, ये हो गया आपका 14, ठीक, बराबर। इधर देखें तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स बराबर हैं और दोनों राइट एंगल पर लग रहे हैं। राइट एंगल पर लगने का मतलब समझते हैं आप, राइट एंगल पर लगने का मतलब होता है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा, और 90 डिग्री हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले कि 90 डिग्री जब भी लगता है तो 90 डिग्री पे ये वाली टर्म पूरी कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। तो आपके पास केवल क्या आएगा, यहाँ से आएगा F स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा आपका F स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप √2 टाइम्स ऑफ F। देखो ये क्या होगा, एक F स्क्वायर, दो F स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बचेगा 2, तो √2, ठीक। अब √2 की वैल्यू कितनी होती, तो वो थी 1.414, और ये आ गया आपका F, और यहाँ पर आ गया 14। जब आप ये इसको कट करोगे तो ये आ जाएंगे 3 zeros 10⁻3। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो फोर्स जो आपका आया वो आया 10⁻3 डाइन। आपको क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसी में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, डाइन में दिया था ना, यहाँ पर ये डाइन में दिया था, तो आप भी किस में निकालेंगे, डाइन में। तो दोनों फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी है 10⁻3 डाइन, मतलब 1,000 किलो के, सॉरी 1,000 न्यूटन डाइन के ये दोनों फोर्स थे जो राइट एंगल पर लग रहे थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है इससे।
आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। ओहो, ठीक है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इतना इतना और इतना इतना। ये दो सदिश दिए हैं ए और बी, और इन दोनों के समांतर इकाई सदिश चाहिए। क्या चाहिए? इकाई सदिश। तो भाई साहब थोड़ी सी स्टोरी बात कर लेते हैं इकाई सदिश की। यूनिट वेक्टर जो होता है, क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी क्या हालत होती है, वो क्या होता है फॉर्मूला? तो जैसे अपन ने एन कैप लिखा, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो ऊपर होगा एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन वेक्टर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि मॉड लगाना, मॉड मतलब रिजल्टेंट, मॉड मतलब रिजल्टेंट, जरूरी नहीं है लगाओ, डायरेक्ट एन भी लिख सकते हैं। तो यहां पर उसने पूछा कि परिणामी के समांतर इकाई सदिश, तो परिणामी क्या होता है? परिणामी तो होता है आर का, और उसका इकाई सदिश चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें हम लोग, है ना, हमें पूछा गया है कि इकाई सदिश के समांतर इकाई सदिश ज्ञात करो, या इनके समांतर इकाई सदिश ज्ञात करो। तो पहले इकाई सदिश का फॉर्मूला यही है। ठीक है, किसके समांतर? तो परिणामी के समांतर, मतलब रिजल्टेंट के। तो रिजल्टेंट कितना होता है? आर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आर वेक्टर। क्या निकालना पड़ेगा? आर वेक्टर। भाई साहब याद रखें आर वेक्टर क्या होगा? तो दो सदिश जो दिए हैं उनका परिणामी क्या होता है, उन दोनों को जोड़ दो। तो जब आप जोड़ोगे तो आपके पास ये देखो, ए कितना है? ए कितना है? 2i माइनस 6j प्लस 3k, और b को भी आपको इसमें जोड़ना है। तो b कितना है? वो है 4i प्लस 3j माइनस k। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 2 6, ये दोनों 4 और 2 6, माइनस 6i सॉरी माइनस 3j और प्लस 2k, ये आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक, मुझे और क्या क्या चाहिए? मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है अगर, तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए और उसका परिणामी चाहिए। तो इसका परिणामी निकाल लेता हूं मैं, जिसको मैं आर लिख सकता हूं। कितना होगा? तो रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने परिणामी निकालना आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि आप आई के साथ में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, और के साथ के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, आपका बन जाएगा परिणामी। तो 6 का होता है 36, 36 9 और 4। ठीक है, 36 और ये 9 और ये 4, 36 9 4 13, 36 और 9 45, 49। कितना आएगा? रूट ओवर 49। रूट ओवर 49 अगर आएगा, 4 और 9 13 13 46, तो 49 जो होता है वो 7 का होता है। किसका होता है? 7 का। तो बस अगर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है? यूनिट वेक्टर लिखा जाता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। तो आप यहां कितना लिखेंगे? आर वेक्टर कितना आया था? 6i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 7। ये आपका फाइनल आंसर है। इतना ही करना है बस आपको, ये फाइनल आंसर हो गया। समझ गए? इजी है वेक्टर, करोगे तो बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन ये आंसर निकल गया। क्वेश्चन समझिए, आपको दो वेक्टर दिए हुए थे, बोला था इनके परिणामी का इकाई सदिश, परिणामी के समांतर इकाई सदिश निकालो। तो परिणामी निकालो पहले। तो परिणामी कितना होता है? ये रहा परिणामी, ये परिणामी होता, हमने निकाल लिया। इकाई सदिश का फॉर्मूला ये होता है, हमने इकाई सदिश का फॉर्मूला लिया, यूज किया, और जो जो वैल्यू निकालना थी निकाली और आंसर निकाल दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या लिखा है? डिटरमाइन, क्वेश्चन पढ़िएगा। Determine the vector which was added to the resultant of two given vectors gives us unit vector along z direction। अच्छा, वह सदिश ज्ञात करें जिसे दिए गए सदिश के परिणामी में जोड़ने पर z दिशा में इकाई सदिश प्राप्त होता है। तो पहली बात तो ये कि अगर कहीं पर ऐसा बना हुआ है, ये है आपका x और ये मान लीजिए y और ये z, तो याद रखना x दिशा में इकाई सदिश i कैप, y दिशा में इकाई सदिश j कैप, और z दिशा में इकाई सदिश जो है वो k कैप है। ठीक है, ये आपके i j के आ गए, ये इकाई सदिश है। अब वो बोल रहा है कि दिए गए वेक्टर में, ये जो वेक्टर दिए हैं इनके परिणामी, सदिशों के परिणामी में जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? z दिशा में आपको एक इकाई सदिश मिलना चाहिए, which was added to the resultant of given vector। तो भाई साहब पहले तो ये कि सॉल्यूशन अगर मैं करूं इसका,
तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ठीक, आपने कहा कि इन दोनों के रिजल्टेंट में कितना जोड़ूं कि वो z दिशा में हमें इकाई सदिश दे दे। तो इसमें मैंने मान लीजिए कोई एक नया सदिश जिसका नाम है p वेक्टर, उसको जोड़ा तो मुझे मिल गया यहां पर k। कौन मिल गया मुझे, k। k क्यों मिला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें यूनिट वेक्टर मिलना चाहिए z डायरेक्शन में, z दिशा में इकाई सदिश प्राप्त हो। तो भाई साहब z दिशा में इकाई सदिश तो k होता है, तो बस खत्म। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये रही यहां पर, कितनी है, तो ये है 2i माइनस 4j प्लस 6k, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4i प्लस 3j प्लस 3k, और इसमें किस वेक्टर को ऐड करना है, वो वाला सदिश, वो वाला वेक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए k के बराबर। ठीक, ऐड करोगे तो 4 और 2 6i, 4 और 2 6i, माइनस करोगे तो माइनस का एक j बचेगा, और यहाँ पे प्लस होगा तो 6 और 3 9k हो जाएंगे आपके पास। और इसके साथ में आपने एक वेक्टर ऐड किया जिसका नाम है p वेक्टर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो k के बराबर होना चाहिए। बस अब क्या है, अब इसको आप उधर लेकर चले जाइए, तो p वेक्टर बराबर कितना बचेगा, p वेक्टर बराबर k वेक्टर माइनस ये कितना हो जाएगा 6i प्लस j, प्लस क्यों, ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस का, और इधर प्लस की जगह माइनस 9k मिल गया आपको वेक्टर। आपको वेक्टर मिलेगा p वेक्टर बराबर माइनस 6i माइनस 6i कैप, j कितना है, j ही है, तो प्लस हो जाएगा ये j कैप, और यहां माइनस 9k और ये प्लस 9k है, तो ये हो जाएगा माइनस 8k। ठीक है, आपको जो बोला जाता है क्वेश्चन में, जो बोला जाता है आप उसी को कर दीजिए, उसी को लिख दीजिए आप। मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार देखिएगा। देखो, उसने बोला कि 2 वेक्टर दिए हैं आपको, क्या बोला उसने, 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ये नीचे दिए थे, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालो और उन दोनों के रिजल्टेंट में कितना जोड़ें कि जो आंसर आए वो z डायरेक्शन में आपको इकाई सदिश आए, मतलब यूनिट वेक्टर आए। यही लिखा है, डिटरमाइन दी वेक्टर, एक वेक्टर ज्ञात करो विच वॉज एडेड टू दी, मतलब जिसको हम जोड़ें, किसमें जोड़ें, रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन वेक्टर, मतलब जो गिवन वेक्टर है उनके रिजल्टेंट में जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यूनिट वेक्टर मिलना चाहिए z डायरेक्शन में। 2 सदिशों के परिणामी में कुछ जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट मिले वो क्या मिलना चाहिए, z डायरेक्शन में इकाई सदिश। तो ये z डायरेक्शन में इकाई सदिश, दोनों सदिशों को जोड़ो, यहां से स्टोरी शुरू हुई थी, है ना, स्टोरी जो है यहां से शुरू हुई है, ये है मेन। दोनों सदिश को जोड़ा हमने, फिर उसमें एक और वेक्टर ऐड किया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, z डायरेक्शन में इकाई वेक्टर। समझ गए, तो ये हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये आपका क्या है यहां पर, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। चलो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स। दिए गए तीनों सदिशों का परिणाम क्या होगा, योग का परिणाम, कुछ नहीं, योग कर दो, ये बड़ा आसान सा है ना। इस वाले सेशन में हम लोग ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसके बाद अगले सेशन में इससे थोड़े और डिफिकल्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ए हो गया, वेक्टर बी हो गया और वेक्टर सी हो गया। इसको बोलते हैं जोड़ना, इसको बोलते हैं जोड़ना। जोड़ो, कितना है, 4i माइनस j, ये आपका ए हो गया, प्लस बी कितना है, माइनस 3i प्लस 2j प्लस k, ये हो गया आपका बी वेक्टर। ये वैल्यू रखते जा रहे हैं आप, प्लस माइनस ऑफ 3j, ये आपका सी हो गया। ठीक, अब i i i एक साथ कर लो, 4i में से 3i गया तो i, j और माइनस -3j कितना हो जाएगा, -4j, -4j में से प्लस का 4j गया तो माइनस का 2j, और k कहां पर है, केवल एक जगह k है, तो k का केवल वही रह जाएगा जो है। यही आपका इसका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर हो गया, खत्म। ऐड करने को बोला था, हमने ऐड कर दिया, ये आंसर। ठीक है, आसान है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, पढ़िए इसको। A velocity of 10 meter per second has y component 5 √2 meter per second. Calculate x component.
एक वेग का 10 मीटर पर सेकेंड का, एक वेग 10 मीटर पर सेकेंड का y घटक इतना है, तो x, अच्छा एक मिनट, ये y का 2 लेना पड़ेगा, 2 है ना, तो x घटक क्या होगा, चलो निकालते हैं। आपको बोला गया है कि एक वेलोसिटी है, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका एक कंपोनेंट ये जाएगा और एक कंपोनेंट ये जाएगा, ये कंपोनेंट होगा y और ये कंपोनेंट होगा x, ठीक है, वो y और ये x। आपसे बोला कि इसका अगर y कंपोनेंट अगर आपको दिया हुआ है कितना, 5√2, अच्छा देखते हैं 5√2 है या 5√3 है, पर ठीक है अभी 5√2 दिया है, तो आपको बोला x भी बताओ, क्या बताओ, x। यार एक काम करते हैं, क्या हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कुछ इस तरीके से पढ़ा क्या, जहां पर हमने बोला कि जो रिजल्टेंट होता है वो निकाला जाता है ax² प्लस ay² से। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से। तो अगर ये निकलता है तो जरा ध्यान से देखो, रिजल्टेंट कितना है 10, रिजल्टेंट कितना है 10, सीधा दिया ना, रिजल्टेंट कितना है ये 10, और ax कंपोनेंट मुझे नहीं मालूम, तो ax कंपोनेंट तो मैं निकालना चाहूंगा, लेकिन y मुझे पता है 5√2 है, 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप ओपन करोगे तो 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस, अब ये 5 25, 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ये आपके पास हो जाएगा 50, ठीक, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू हो जाएगा ax² प्लस 50, और 50 अगर इधर आएगा तो आपके पास केवल बचेगा 50, तो ax बराबर बचा 50, और 50 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू अगेन 2, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास रूट चढ़ाओगे आप, ax इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। अगेन आपका जो आंसर है वो उतना ही हो जाएगा, ठीक है, आपका जो आंसर है वो ये 5√2 हो जाएगा, ये आपका आंसर खत्म। मतलब x कंपोनेंट जो आएगा ना, x कंपोनेंट जो भी आएगा वो भी कितना आएगा, ax भी आएगा, वो आएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, समझ गए, इतना आसान है, बस आपको उल्टा चलना है थोड़ा सा, जो उसने बोल दिया ना वो आप बना दीजिए, डायग्राम के साथ बनाइए और उसको सॉल्व करते जाइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िए। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 200√3 kmph किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी। एक हवाई जहाज क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ता है, उड़ान भरता है, तो उसके वेग का क्षैतिज घटक इतना है, बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, तो उसके वास्तविक वेग क्या होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का, क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए उड़ रहा है, 30 डिग्री का। आपको बोला गया है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कितना है, ये है 200√3 kmph। kmph का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला गया है कि अगर ये इतना है तो बताओ ये जो इसका एक्चुअल वेलोसिटी है ये कौन सी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक, वास्तविक मान जो है, वास्तविक मान कितना होगा उसका वो आपसे पूछा गया, वास्तविक v बताइए कितनी होगी, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे ऐसा कुछ पता है कि अगर मेरे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, और अगर ये थीटा दिया हुआ है तो जो एक्चुअल में ये होता है तो ये क्या होता है, ये ax होता है, और ax कितना होता है, a cos थीटा। याद आया, हमने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया था लेक्चर, इसी से किया था कि आपका ax जो होगा वो कितना होगा, a cos थीटा। अब यहाँ पर आपको ax कितना दिया था, ax मतलब 200√3, देखो ax मतलब x दिशा में वेग, x दिशा में वेग 200√3 है, और आपसे पूछा गया है a कितना होगा। तो भाई साहब a और ax में एक रिलेशन है, क्या है कि, या फिर ऐसे निकाल लें, a cos थीटा बराबर कितना, 200√3 है ना। cos थीटा कितना है, तो cos थीटा है cos 30, cos थीटा कितना, cos 30 बराबर 200√3। अब cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, तो a इंटू √3/2 बराबर 200√3। कुछ हो रहा है, √3 से √3 कैंसिल आउट,
ये 2 जाएगा उधर, इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, a बराबर 400 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप किसी की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। समझ गए? ये आपकी एक्चुअल वेलोसिटी आ गई एरोप्लेन की। एरोप्लेन इस तरीके से भाग रहा है। ये जो उसकी वेलोसिटी है ये कितनी आई है हमारी, 400, क्या 400 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात? जो आपको अभी समझाया है ना थोड़ी देर पहले, जो हमने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो ध्यान रखो और करते जाओ। रिजल्टेंट, रिजोल्यूशन, घटक, कंपोनेंट, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन 40 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ एंड 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस। एक पिंड को एक साथ 40 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में और 30 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में भेजा जाता है, तो वेग दिया जाता है, तो परिणामी वेग और वाई अक्ष से ज्ञात करिए। चलिए पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ठीक, इसका सबसे पहले डायग्राम, बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो नॉर्थ डायरेक्शन, अगर मैं इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में कितना दिया है, नॉर्थ में दिया है 40, नॉर्थ में दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ईस्ट में दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट में कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना होगा ये पूछा है। तो भाई साहब, और एंगल भी पूछा है, एंगल भी निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो ये क्या दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं, दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, अगर दो वेक्टर हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब दोनों अगर 90 डिग्री पे लग रहे होंगे तो 90 की वजह से ये कॉस वाली टर्म हमेशा कितनी हो जाती है, 0। तो 90 डिग्री के लिए जो रिजल्टेंट आता है वो केवल कितना आता है, वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं इसके लिए लिखूं तो ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी। रिजल्टेंट मुझे निकालना है, रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर इधर कितनी 30 और ये कितनी 40, तो 30 का स्क्वायर, ठीक है, और 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 और 40 का 1600, तो ये 900 प्लस 1600, 16 और 9 25, तो R बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2500। 2 0 हटाओगे तो R बराबर आपके पास आएगा 50। कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक तो परिणामी निकल गया, परिणामी वेग। क्या निकल गया, परिणामी वेग। ठीक, आपको कुछ और भी पूछा हुआ था। चलो इसको हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए अब हमसे एक चीज और पूछी गई थी और वो चीज थी हमारी वाई अक्ष से दिशा। अब वाई अक्ष से दिशा पूछने का मतलब समझते हैं आप, वो आपसे ये जानना चाह रहा है, ये चीज कि ये कितनी होगी। मैंने इसको मान लिया ये थीटा है। क्या मान लिया इसको मैंने, कि ये हमारा थीटा है। ठीक, तो क्या यहां से मैं टेन थीटा लिख सकता हूं। टेन थीटा अगर हम लिखेंगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा अगर हम देखेंगे तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला। बेस कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर x के बराबर और ये y के बराबर, मतलब ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 40। 3 से 4 ये 0 गया, तो थीटा बराबर जो आएगा वो आएगा 10 इनवर्स 3/4। ये आंसर हो गया। ये क्या है, ये है आपका एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस है ना। ये है आपका वाई अक्ष से कोण। ठीक, समझ गए। जो आपसे क्वेश्चन पूछा था डायरेक्शन बताओ, वाई अक्ष से दिशा बताना, तो दिशा हमने बताया कि वो जो है वो कितना है, तो वो 10 इनवर्स 3/4 है। ठीक, दिशा का मतलब यहां पर वेक्टर में कोण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
एक बालक पहले 10 मीटर उत्तर की ओर फिर पूर्व की ओर चलता है तो विस्थापन और दिशा, ये अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क, ठीक है, होमवर्क नहीं, इसको आप ये समझिए, मैं होमवर्क बोलता हूं, आप लोग करते नहीं हो। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। देखते हैं आपका आंसर आता कि नहीं। अगर पढ़ोगे यहां तक पहुंचोगे तब तो आंसर आएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है अगला। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting on a point are 29 Newton and 5 Newton respectively. If both forces are increased by 3 Newton, find the new resultant of the two new forces acting right angle to each other. यदि दो बलों का पढ़िए, दो बलों का अधिकतम एवं न्यूनतम, इसीलिए मैं हटाऊं, न्यूनतम परिणामी 29 न्यूटन है, वो 29 और 5 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ज्ञात करें प्रत्येक बल, तो बल ज्ञात करें और प्रत्येक बल को 3 न्यूटन से बढ़ाने पर नया परिणामी ज्ञात कीजिए, और जब वे आपस में समकोण पर लगते हों। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर वो बोल रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम, तो इस कंडीशन को आप थोड़ा समझें, उसके बाद बात करें। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि दो फोर्स हैं आपके पास, जो एक ए है और एक बी है, ठीक। अगर मैंने कहा कि ए इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक। ये हो गया आपका ए, और एक और है आपके पास जो किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है, ठीक। छोटे बड़े हो सकते हैं, ये आपका क्या है, बी है। तो ए और बी जब सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो दोनों को मैं रिजल्टेंट निकालते समय क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालने को बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पर मान लीजिए एक वेक्टर जा रहा है ऐसे और एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक। तब अगर कोई मुझे बोले कि इनका रिजल्टेंट लिख के बताओ, तो मैं रिजल्टेंट कितना लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई साहब जो बड़ा होगा उसमें से दूसरे को माइनस कर दीजिए, या फिर बड़ा अगर b है तो b माइनस a कर दीजिए, ये रिजल्टेंट होगा इसका। ये इसका रिजल्टेंट मतलब परिणामी होगा, परिणामी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, परिणामी ऐसे लिखा जाता है। ये वाला परिणामी जब दोनों एक ही तरफ, अब इसको इमेजिन करिए कि कोई मुझे इस साइड खींच रहा है, एक फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स भी लगा रहा है 5 न्यूटन, तो मैं इधर ही डायरेक्शन में चले जाऊंगा 10 न्यूटन से। लेकिन अगर कोई मुझे इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से और इधर खींच रहा है 2 न्यूटन से, एक इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ले जाना चाहता है एक इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास जो फोर्स बचेगा वो 5 वाला इधर और 2 वाला इधर, मतलब दोनों माइनस हो जाएंगे और मेरे पास केवल 3 न्यूटन का फोर्स आएगा। कैसे आएगा, 5 माइनस 3 करके। और जब ये आंसर आएगा तो मैं किधर जाऊंगा, फिर भी मैं जाऊंगा इधर। अगर मैंने 5 और 3 लिया है, 5 और 2 न्यूटन लिया है तो आंसर 3 आएगा, मतलब 5 में से 2 माइनस करोगे और 3 लिया होगा तो 2 माइनस, जो भी आपका आंसर है, समझ गए एग्जाम्पल जो लिया। तो जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर आप जाएंगे। अभी जैसे मान लो इन ए और बी में से मैंने कहा कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी वाला। ए में से बी को माइनस करो और बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, तब फिर आपका आंसर नीचे वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ना, ठीक। अब हमें जो अभी क्वेश्चन बोला गया है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। उसने बोला कि दो फोर्स हैं, उनके मैक्सिमम जो हैं, तो रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम दिया हुआ है वो मैक्सिमम निकलता कैसे है, तो मान लेते हैं दो फोर्स को फोर्स से लिखते हैं, F1 और F2 हैं, ठीक। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 29 न्यूटन। कितना आ रहा है, 29 न्यूटन, देखो। और जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वो न्यूनतम होता है, मिनिमम, और उस समय हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, तो ये कितना होता है 5 न्यूटन। समझ गए। ऐसा अगर है तो वो दोनों बल हमें ज्ञात करना है। तो भाई साहब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं कि दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, दोनों किधर लग रहे हैं, एक ही तरफ लग रहे हैं, तो अगर ये आपका F1 है और ये अगर आपका F2 है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो R जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा और थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। और अगर मान लो एक इधर जा रहा है, ये आपका F1 है, और दूसरा आपका जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, जो कि कितना है, F2 है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा मिनिमम, है ना। इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और वो कितना होगा, तो वो होगा F1 माइनस F2। कितना होगा, F1 माइनस F2। तब इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो रहा है, देखो
180 डिग्री। कितना थीटा हो रहा है? 180 डिग्री। समझ गए? आर मैक्स कितना आएगा? तो वो आएगा आर मैक्स आएगा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, और थीटा कितना? 0 डिग्री। ठीक, इवन वेक्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं ये वेक्टर भी हटा देता हूं तब भी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैं निकाल के बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं है। F1 प्लस F2, ये याद रखना है आपको। मैक्सिमम होता है तो F1 प्लस F2, मिनिमम होता है तो F1 माइनस F2। इसको मैं लिख के बता देता हूं, निकाल देता हूं। देखो, आर मैक्स लिखना है। आर मैक्स कब होगा ये आप भी समझ गए शायद, कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2, और ये 1 हो गया। ये किसका फॉर्मूला है? ये वाला जो फॉर्मूला है अंदर जो लिखा है, ये लिखा है F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट। तो आर मैक्सिमम जो आता है, आर मैक्सिमम जो आता है, हमेशा याद रखें वो डायरेक्टली आप जोड़ने पर लाएंगे। F1 प्लस F2 को ऐड कर दीजिए, आपका आर मैक्सिमम आ जाएगा। F1 और F2 दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, आर मैक्सिमम आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझते हैं मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगी। मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होगी? रूट ओवर, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे आप F1 स्क्वायर प्लस फिर आप लिखेंगे F2 स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ F1 F2, और ये होगा कॉस थीटा। इस बार जो कॉस थीटा है वो कॉस 180 है। क्यों 180 है? क्योंकि कब सबसे कम होगा? जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। कोई इधर और इधर जो खींच रहे हैं उसमें डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी -1। कितनी हो जाएगी? -1। -1 होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब दिस विल बी राइट, दिस कैन बी राइट एज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2F1 F2, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला लिखा है? ये फॉर्मूला है आपका F1 माइनस F2 का। स्क्वायर से क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आर मिनिमम जो होता है, आर मिनिमम जो होता है वो होता है F1 माइनस F2 डायरेक्टली। नो नीड टू टेक साइन, नो नीड टू टेक वेक्टर फॉर्म। ठीक, आपको डायरेक्टली ये कर देना है। अब ये तो कॉन्सेप्ट था, ये क्या था? ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आर मैक्स और आर मिनिमम का ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको यूज करके हमारे न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको दिया है कि आर मैक्सिमम जो है वो है 29। वो किसके बराबर होता है? F1 प्लस F2 के बराबर होता है। आर मिनिमम क्या दिया है? आर मिनिमम दिया है आपको 5, जो किसके बराबर होता है? F1 माइनस F2 के। दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज योर 2F1, 29 और 5 34, ये आ जाएगा 17। तो F1 आपके पास आया 17 न्यूटन। कितना आया? 17 न्यूटन। और अगर ये दोनों का माइनस कितना होता है? 5 होता है। तो F1 माइनस F2 बराबर 5 अगर है तो 17 में से कितना घटाएं F2 की 5 आए, तो F2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 12। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि आपका ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, इन फोर्स को नया ऐड करो इसमें 3-3। कितना ऐड करो? 3-3, है ना? फिर उनको जोड़ना भी तो है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आप न्यू फोर्स निकालोगे। न्यू फोर्स जो लिखोगे वो कितने आएंगे? न्यू फोर्सेस जो होंगे वो कितने आ जाएंगे? F1 डैश बराबर 17 प्लस 3, मतलब आपका हो जाएगा 20 न्यूटन। और F2 डैश जो होगा, F2 डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो वो 12 है। 12 प्लस 3 मतलब 15 न्यूटन। ठीक, इन दोनों के बीच में थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। थीटा कितना दिया? 90। अगर विश्वास नहीं है, पढ़ा नहीं हो, ध्यान नहीं हो, तो देखो दोनों एक दूसरे से किस पे लग रहे हैं? समकोण पर लागू होते हैं। एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक, तब हम लिखेंगे फॉर्मूला लिखें अगर हम, तो रिजल्टेंट, न्यू रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा? तो वो केवल आना चाहिए F1 का डैश का स्क्वायर प्लस F2 डैश का स्क्वायर। F1 का स्क्वायर कितना? 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया रूट ओवर 400,
और इसका हो गया 225, तो ये बन गया √/625, और 625 किसका होता है, तो वो होता है आर नेट जो आया न्यू, वो कितना आया, तो आया 25 न्यूटन। ये खत्म आंसर। थोड़ा अच्छा था, है ना। 625 किसका होगा, ये हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहते हैं, समझ में आया। अभी मैंने केवल आपको रिजल्टेंट के बेसिस पे, है ना, रिजल्टेंट के बेसिस पे और उनके कुछ कॉन्सेप्ट देते हुए प्लस माइनस करके कुछ आपको मैंने कमेंट में क्वेश्चन बोला है कि आंसर करें आप, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद हम जो है अभी रिजोल्यूशन तक पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम इनका प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट वगैरह देखेंगे तो प्रोडक्ट में आपका क्या हो जाता है, 2 टाइप के प्रोडक्ट हम पढ़ने वाले हैं और उनको प्रोडक्ट का फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।